बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत में मॉक ड्रिल्स होंगी। अगर खतरा होता है पाकिस्तान की तरफ से कोई, तो क्या करना है ऐसी सूरत में? सायरन्स इंस्टॉल किए जाएंगे। उन सायरन्स का मतलब क्या है? ब्लैकआउट करने की नौबत कब आती है कि इसकी सबकी मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी सिविल डिफेंस की पूरे 244 जिलों के लोगों को। कल ये पूरी मॉक ड्रिल होगी जिसकी तैयारी आज से चल रही है। इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको दोबारा इसलिए बताई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैंने आपको उनके रक्षा मंत्री का बयान दिखाया। वो कह रहे हैं कि आज कल में कभी भी भारत हमला कर देगा। भारत की सिविल डिफेंस पर उनकी भी नजर है कि भारत ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमला करने वाला है। भारत के एक्शन से हाफिज सईद तो खुद, अब उसका बेटा भी डर गया। उसका बेटे, उसने अपने बेटे को भी इसी व्यापार में लगा रखा है आतंकवाद के। उसका नाम है तलहा सईद। उसने कहा कि मेरे पिता मतलब हाफिज सईद ये पाकिस्तान में ही महफूज हैं। मोदी के निशाने पर है हाफिज सईद। ये चाह रहा है कि हम लोग खुल के बोले हाफिज सईद पाकिस्तान में, हम जानते हैं। क्या वो भारत के निशाने पर है? क्या हम उसे मारना चाहते हैं? बिल्कुल मारना चाहते हैं। उसे एक दिन और जिंदा रहने का हक नहीं है। उसने इतने बेकसूरों की हत्या की है। और आपने कहा, ये व्यक्ति कह रहा था हम उसको पहाड़ों में छुपा कर कहीं ले जाते हैं, लेकिन वो तो हमारे यहाँ आजादी से घूम रहा है। लेकिन तो चार टियर सिक्योरिटी। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये एक अच्छा मौका है ये बताने का व्यूअर्स को कि आप, ये अगर सिचुएशन बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत के टारगेट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं आमतौर पर ऐसे मौके पर। तो मैं ये एक नक्शा हमारे पास था, एयर कमांडर साहब आपको बताएंगे। इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस हैं। पाकिस्तान के जितने एयरक्राफ्ट हैं वो यहीं कहीं इंस्टॉल्ड हैं और एयर बेसेस में ही शायद उनकी मिसाइलें वगैरह भी तैनात होती हैं। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 21 बेसेस हैं, जिसमें से 14 मेजर एयर बेसेस। हम क्विकली कवर करते हैं और फिर एक बार पाकिस्तान एयरफोर्स और हिंदुस्तान एयरफोर्स की बातें करते हैं, जहाजों की थोड़ी सी। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो उनके दो मेजर बेस है, स्कार्डू और गिलगिट। ये जो स्कार्डू बेस है ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां पे 2 रनवेज हैं और साथ साथ में ब्लास्ट पेन्स यानी कि हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं जिनके अंदर जहाज है। यहां ज्यादातर वो JF-17 और F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन POK के अंदर करना है तो इस एयरफील्ड को हमें नॉक ऑफ करना पड़ेगा। और दूसरा गिलगिट ज्यादातर यह है ट्रांसपोर्ट बेस है, लेकिन एक अभी इन्होंने नया यहां बनाया है स्वॉट। स्वॉट का मतलब है ये खैबर पख्तूनवा में है। और ये वाला जो बेस है स्वॉट जो खैबर पख्तूनवा में है, इसका रनवे एक्सटेंड करके यहां पे भी हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना के इन्होंने यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। मैं इस बेस को भी इसलिए खत्म करवाना चाहूंगा अगर कभी युद्ध हुआ। हम ये नहीं कह रहे युद्ध होगा, लेकिन कभी युद्ध हुआ, क्योंकि पश्तूनियों को वो यहां तंग करते हैं, यहां से मारते हैं वो पश्तूनियों को। उनके फास्ट रिएक्शंस है। लेकिन जस्ट 1 सेकेंड, आपने बताया कि अगर ये होता है तो भारत को जो है इनके ये जो नॉर्दर्न एरियाज के, इसको क्लीन कर लें एक बार, तो जो नॉर्दर्न एरियाज में जो इनके एयर बेसेस हैं ये हमारे ज्यादा टारगेट पर होंगे। ये जो जिनको आपने इधर नक्शे में बताया। जी सर, हमने सुना था ये साउथ यहां कहीं अपना बलूचिस्तान की तरफ कहीं ले गए F-16। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। पर एक बार क्विकली अगर मैं यहां से कवर कर दूं तो इन बेसेस को तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, लाहौर, जहां पे लश्कर तैयबा के सारे मेजर लीडर्स, चाहे वो हफीज सईद है, चाहे वो ताला सईद है या फिर कसूरी है, वो यहां छुपे हुए हैं। तो ये एक मेजर एरिया और इसके आसपास जो है मुरीद हो गया, चंदेर हो गया, रिसाला वाला हो गया, विहारी हो गया, ये एयर बेसेस इनके फॉरवर्ड हैं। उन्होंने पूरे रेडार्स ऐसे डिप्लॉय कर दिए हैं इस समय फॉरवर्ड बेसेस के अंदर। और इनका जो मेजर बेस है वो सरगोदा, जहां पे इनकी मेजर मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम और जहाज होते हैं। इस बेस को भी खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी चीज आती है क्वेटा। क्वेटा के अंदर और जो मेजर यहां पे है वो है मुल्तान और रफीकी। ये मेजर बेसेस हैं जो हमारे राजस्थान की तरफ पॉइंट करते हैं, पर राजस्थान यहां पे है। यहां पे सुकूर, जकोबाबाद और नवाबशाह ये दिए नहीं है, लेकिन है। 2 मेजर चीजें हैं जो है कराची के अंदर 2 बेस हैं इनके, जिसमें से मसरूर जो है मेन है, जहां पे JF-17 को रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि JF-17 यहां पे है, F-16 पासरी में। अगर आपको याद होगा, बात चल रही थी कि F-16 को शिफ्ट किया था इन्होंने, सरगोदा से निकाल के यहां डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि S-400 की रेंज से बाहर हो। इनका जो मेजर जहाज है एक्चुअली 3 है, JF-17 है और दूसरा है F-16 और तीसरा इनका J-10C है। बाकी जहाज है लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हैं। तो JF-17 इनके पास 7 स्क्वाड्रन्स हैं।
F-16 इनके पास 4 है, लेकिन F-16 में C&D वर्जन जो 22 है वो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पुराने जहाज है, 30 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। तो वो उन्होंने जो मॉडर्न जहाज है उन्होंने यहां पे भेज दिया पासनी में, ताकि वो कराची जो उनका कमर्शियल हब है, सारा ट्रेड यहां से जाता है, वो उसको देख सके। और साथ में ग्वादर की एक बात मैं आपको वहीं लेकर के आने वाला था जी। ये अभी जो आपने देखा है, अगली ये इमेज है जो आप बता रहे थे, ये ग्वादर है, ये कराची है, और ये जो सारा एरिया है यहां पर हमारी नेवी ऑपरेट करती है, ये अरेबियन सी में। सर बिल्कुल सही आपने बताया, आपने बहुत अच्छा किया कि हमने देखा था पासनी यहां पे है, तो पासनी को अगर कवर करना है तो वो 2 जगह कवर करेगा, ग्वादर को भी कवर करेगा, कराची को भी करेगा। हालांकि कराची में अपने 2 एयर बेसेस है और वहां JF-17 है, यहां F-16 है। अब अगर ग्वादर को देखें, ग्वादर में एक पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, $240 मिलियन का बनाया हुआ है, उसको घोस्ट एयरपोर्ट बोलते हैं, वहां कोई ऑपरेशन नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन इन एरिया से वो पूरे बलूचिस्तान को अटैक करते हैं, उनके टारगेट सिस्टम जो वहां पे है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर अटैक किया जाता है तो ज्यादातर पासनी या कराची हमारी नेवी कहां से प्ले में आती है? हमारी नेवी जो है अरेबियन सी के अंदर आती है, ये पूरा एरिया हमारी नेवी का ऑपरेटिंग एरिया है। जबकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट के, हमारे पास टोटल शिप्स जो है वो उनसे 3 गुना के करीब ज्यादा हैं। उनके हमारे शिप्स हैं 293, उनके हैं 121, और उसमें से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और साथ ही में हमारे पास है 18 सबमरीन्स, जबकि उनके पास है 8, जिसमें से 2 या 3 ही सबमर्सिबल हैं। तो हमारे में से जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, जिनको हम कहीं ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, जो आपने बताया कि अपने F-16 को यहां कहीं अपने पासनी एयरबेस में या नीचे कहीं ले आए थे, आपने कहा S-400 की रेंज से दूर। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अगर कोई नेवल अटैक भारत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भी, कि वो सी में जवाब दे सके। बिल्कुल। अगर देखिए F-16 का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव रोल के अंदर किया जा सकता है, ऑफेंसिव रोल में नहीं। तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज इधर आते हैं तो उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कराची इनका मेजर ट्रेडिंग सेंटर है, फिर ग्वादर पोर्ट दूसरा आता है। लेकिन खुद जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफेंसिव रोल की परमिशन अमेरिका ने नहीं दी है। साथ में अगर आप देखें चबाहर पोर्ट, एक्चुअली ये ईरान आ गया, ये ईरान है, दिस पूरा एरिया इज ईरान। इसका एक टर्मिनल हम 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप कर रहे हैं। यहां से हम सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे और अफगानिस्तान की भी हम मदद कर सकते हैं। अभी तक हमारी प्रॉब्लम थी अफगानिस्तान जाने के लिए कि पाकिस्तान हमको कभी जाने ही नहीं देता था, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या कोई और पाइपलाइंस हो। लेकिन अब हमारे पास, जब हम ये चबार पोर्ट को डेवलप करेंगे तो सेंट्रल एशिया जाने के लिए, और जो रशिया के साथ हमारा ये आपने इनके एयर बेसिस के बारे में हमको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पूरा लेंथ है पाकिस्तान के साथ, उसमें LOC भी आता है, और उसके अंदर सर प्लीज सर आ जाइए, जनरल साहब आ जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि भारत, ये LOC आ गया। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, लोगों को लगता है जो भी एक्शन होगा वो POK के अंदर ज्यादा हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। सर सौरभ, ये जो LOC की लाइन दिखा रहे हैं, ये जी आप बताते रहिए सर। ये जो LOC दिखा रहे हैं, ये LOC पहले 1949 के बाद कराची एग्रीमेंट सीज फायर लाइन होती थी, जो सिमला एग्रीमेंट में ये काली लाइन, ये पूरी जो है, इसको रेड कर देता हूं, रेड कर दीजिए, ये LOC है, LOC। और यहाँ पर ये NJ 9842 है ये, और NJ 9842 से ये जो झगड़ा चल रहा है, सियाचिन ग्लेशियर का जो हम झगड़ा बोलते हैं, ये इस तरह जाता है, ये इस तरफ, और पाकिस्तान इसको जोड़ने की कोशिश करता है इधर काराकोरम पर। तो ये जो है, ये शख्सगम घाटी है जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी। इसको शख्सगम है, तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट का इलाका है, और ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें तकरीबन गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, वो सारा यहाँ ये पूरा का पूरा। और जो 2019 में हमने बालाकोट में जो स्ट्राइक किया था, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, वह खैबर पख्तूनख्वा में, जो तकरीबन यहाँ से इस इलाके में तकरीबन 65 से 80 किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये वो जो हमने 2019 में अटैक किया, स्ट्राइक किया, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है ये, बालाकोट करके, और वहाँ से 20 किलोमीटर अंदर जो उनके जो तो पूरे ट्रेनिंग एरिया थे, उनके जो
सारे जो ठीक है सर, सिंपली समझने के लिए ये जो लाल निशान की हमने बाउंड्री बताई, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के बीच में, ये हेवीली मिलिटराइज्ड है, दोनों तरफ इसके फौजें खड़ी हैं आज। बिल्कुल कोई शक नहीं, टोटली खड़ी हैं। और यहीं पर सीज फायर वायलेशन जो लगातार अब हो रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं 11 दिन हो गए लगातार फायरिंग हो रही है, लेकिन फायरिंग जो है स्मॉल आर्म्स है। अब ये सर यहाँ कहीं मुजफ्फराबाद बताते हैं, यस, और ये रहा आपका श्रीनगर, ये श्रीनगर, ये कारगिल आ गया आपका, मतलब ये इनका मेजर आबादी वाला इलाका पीओके का ये है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे वो आजाद कश्मीर कहने की बात करते हैं, इनकी कैपिटल बना रखी है वो, और मुजफ्फराबाद जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है। ऑलराइट सर, तो ये हमने लास्ट ये 1971 की बनाई हुई है ये एलओसी। ये पहले तो बनी कराची एग्रीमेंट 1947 में, जो लड़ाई हुई 1947-48 में, उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई तो कराची एग्रीमेंट के द्वारा इसको हम लोग सीज फायर लाइन कहते थे, CFL। और CFL को जब 71 की लड़ाई में हमने कई एक और इलाके कैप्चर किए, जैसे तुर्तुक हमने कैप्चर किया, तो उसके बाद इसको जब शिमला एग्रीमेंट हो, तो ये सारे टेररिस्ट कैंप्स जो हैं सर वो कहाँ हैं इस पूरे पीओके में? ये पूरे के पूरे कई तो यहाँ पे इधर सारे के सारे ये आप देखते हैं, ये जितने भी ऑल अलोंग द एलओसी इन्होंने उसको टेरर लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, जिनको अमूमन रजौरी पुंछ के इलाके के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन पर तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही। अभी ऐसा है कि जो लॉन्च पैड्स में जो उनके आतंकवादी थे वो वहां से तो चले गए होंगे, कहीं बिखर गए होंगे इधर उधर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमला होगा तो हिंदुस्तान जो है इन लॉन्च पैड्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। अब अमूमन कहा जा सकता है कि वो वहां पे नहीं होंगे। खबर आई थी कि इन्होंने उसको जो है वहां से सबको हटा भी दिया, क्योंकि लगा था कि भारत हमला करेगा। बिल्कुल। अब ये जो अगर भारत की अगर आप पूरे बॉर्डर की पूरा एक मैप अगर आप देखेंगे, अगर एयर मार्शल साहब आ जाए मेरे साथ सर प्लीज, तो ये पूरा नक्शा है। अब इसमें हमें एयर मार्शल साहब ये समझा दें कि सर आपके लिए ये सब टारगेट है, ये सारा इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान की, ये आपकी मैरीटाइम बाउंड्री हो गई और ये ऊपर एलओसी हो गई, ये सब टारगेट्स ही हैं एक तरीके से। तो अब होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं जी, तो पूरा पाकिस्तान, हाँ पूरा पाकिस्तान हमें जो चाहिए इसका, ये जो एरिया है बलूचिस्तान वाला, ये पंजाब वाला, इधर आप जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा वाला, और यहाँ पर सिंध वाला, अगर आप इनमें देखेंगे इस 4 पार्ट्स में पॉलिटिकली एंड अदरवाइज इन लोगों का ऑपरेशन हो रहा है 3 पार्ट्स का, पंजाबी पाकिस्तान से ये डोमिनेट होते हैं, यहाँ ये डोमिनेट करते हैं। और अगर आप रिवर्स का देखिए, जो हमने इनका पानी बंद किया, जो पानी इनको इंपैक्ट करेगा, जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ये जो धारा आ रही थी वो पंजाब से होकर सिंध जा रही थी, ये सिंध में पहले भी नहीं जाने देते थे पानी को, ऐसा नहीं कि पहले पूरा जा रहा था, पहले भी नहीं जा रहा था, और अब यहां पर हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमने कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं किया है, इन दिस रिवर में कोई वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास जो अधिकार था इतना पानी रोकने का, 3.6 मिलियन एकड़ फीट उसको बोलते हैं, उसका हम मुश्किल से 0.5 और 0.6। मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूं इन सारी सीमाओं में एलओसी और सब मिला करके कौन से एरियाज एक्चुअली हॉट हो सकते हैं? हॉट, बिल्कुल सही। एक तो मेरे जो एक कमांडर बहल ने बताया, हॉट हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम द लाइन गेटिंग हॉट, ये तो हॉट होगी जैसे जनरल साहब ने बताया, लेकिन हम स्कार्डो को, हम बहावलपुर को, हम सरगोधा को हम हॉट करेंगे, क्वेटा को और कराची को, यहां से नेवल ब्लॉकेट करेंगे जिससे सामान नहीं पहुंचे। आपको एक पता रहना चाहिए, दिस इज वन कंट्री विच इज फूड डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, खाने के लिए इंपोर्ट, पैसा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, अब पानी भी नहीं है। तो अगर ये इनका कराची पोर्ट जो है बंद हो गया, मान लें हमारे नेवी के, जो बंद होगा ब्लॉकेट कर देंगे बिना इनके पास जाए हुए, वो बंद होगा, तो इनका खाना पानी रसद बंद। हाँ, ये जब हम बंद करेंगे, इनके दोनों जो इन्होंने जहाज अपने यहां भेजे हैं यहीं अटक जाएंगे। ओके, जो इनकी एयरफोर्स है आधी तो यहां अटक जाएगी और आधी एक कमांडर बहल ने बताया था उसमें तो दम ही नहीं है। और ये राजस्थान, इसके ये गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान और फिर ये पंजाब, करेक्ट, ये हमारी सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री है। वो तो जस्ट जनरल साहब बताए, ये बाउंड्री हॉट होगी, ये भी कई जगह हॉट होगी, यहां पर तो अभी हॉट चली रही है, एलसी में तो चली रही है हाँ। और इस पे भी हॉट होगी, बिकॉज वही है। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच ये होगा कि जब आपने आप पूरे नक्शे को ध्यान से देखिए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, जब आपकी मिसाइल्स की और आपके एम्यूनिशंस की बात आती है,
तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि आप सस्टेन कर सकते हैं वॉर को, क्योंकि आपकी इंटरनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इनके पास सामान कहां से आएगा? इनको बड़ा गर्व है कि हमारे पास सामान टर्की से आ जाएगा, चाइना से आ जाएगा, कैसे आएगा? अभी आपने भी सर इस पे जिक्र किया। अच्छा जनरल साहब भी कुछ बता सर प्लीज आप। हाँ, सर्च कैपेसिटी के बारे में सब बात कर रहे थे। तो आज भारत में 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ग्रुप है उनका और जो एमुनिशन की उसका नाम है म्यूनिशन इंडिया। अब म्यूनिशन इंडिया के अंडर 8 फैक्ट्रीज हैं जो एमुनिशन को मैन्युफैक्चर करती हैं। और अभी 3 साल से हम देख रहे हैं कि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका है और आपने अडानी को देखा है, कानपुर में जो उसकी फैक्ट्री हो रही है वहाँ पे स्मॉल आर्म्स एमुनिशन हो रहा है और अभी मीडियम कैलिबर का एमुनिशन भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस तरीके का हमारे पास सर्ज कैपेसिटी, अगर हमको एमुनिशन हमारा खर्च होता है तो वो हम रियल टाइम में उसको बना भी सकते हैं। हम उसको इसमें एक ऐड कर दूं, बलूचिस्तान की बात की आप सब लोगों ने, मैं उस वहां एक आपको एक मैं ऐड कर दूं उसमें, हम म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो है उसका 60% आउटपुट अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो रुक जाएगा, वो रोक देगा, हमारे पास है। इसका मतलब सर्च कैपेसिटी के अलावा लेकिन पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालात जानने के लिए अच्छी बात यह है कि बाहर के लोगों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हम लोग बताते हैं तो वो मानते नहीं है, अपने लोगों की सुन लीजिए। इनके मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, वो ये कह रहे हैं, इनको कहा था इनके आर्मी चीफ ने कि ये 1500 लोग मिलकर के क्या बलूचिस्तान हमसे ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि जब इतिहास लिखो तुम अपने देश का तो उसमें यह जरूर बताना कि तुम्हारे 90,000 फौजियों ने पैंट उतारकर सरेंडर किया था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अख्तर मंगल कह रहे हैं जो इनके बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि बच्चों को जरूर बताना कि तुमने 71 की जंग में 90,000 लोगों का सरेंडर कैसे कराया था। और यह भी बताया कि जब वहां फौज तुम्हारी सरेंडर कर रही थी तब तुम रेडियो पर बता रहे थे कि हम जंग जीत गए। इतना शर्मनाक काम ये मुल्क करता है। यार कुछ दिनों पहले मैंने भी ये बात बोली थी कि इन्होंने पतलूने उतार के सरेंडर किया था 1971 में, तो लोग लगे उसका फैक्ट चेक करने के लिए। आज अब उन्हीं के अपने नेता ने इस बात को कह दिया है। और 2-4 बातें ऐड करके बताएंगे जनरल साहब आपको उस वक्त क्या होता था। सौरभ, आपको आश्चर्य होगा कि जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान देश बने तो उस वक्त याह्या खान जो 1971 की लड़ाई में उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो हमारे जो जनरल मानेकशॉ, उस वक्त जनरल मानेकशॉ, बाद में वो फील्ड मार्शल बने, उनके नीचे थे। वो G2 थे और जनरल मानेकशॉ लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उस वक्त जब वो पाकिस्तान गए याह्या खान, उनकी मोटरसाइकिल लेकर के गए। उन्होंने कहा मैं पैसे भेज दूंगा कि मुझे मोटरसाइकिल दे दो। उन्हें बड़ी पसंद थी फील्ड मार्शल मानेकशॉ की मोटरसाइकिल। उन्होंने मोटरसाइकिल तो ले गए, पैसे नहीं दिए। जब बाद में फोन किया 71 की लड़ाई में, आश्चर्य होगा आपको, 1971 की लड़ाई में याह्या खान की जिसने स्पीच सुनी होगी रेडियो के ऊपर, दारू पिया हुआ टुन आदमी, टुन आर्मी चीफ और पाकिस्तान में दारू नहीं पीते बोलते। याह्या खान दारू पी के टुन। यही नहीं, जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने याह्या को बोला ये आपने मेरे मोटरसाइकिल के पैसे आज तक नहीं दिए तो मैंने आपके देश का बंटवारा कर दिया, मैं बराबर हो गया। तो ये 1971 की किस्से जो हैं उन्हीं के लोग उनको याद करा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है याद होना कि आप लोगों से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था। वही हाल आपने अपने देश के कई हिस्सों में कर रखा है। आज भी बलूचिस्तान में, सिंध में लोग क्यों आप पाकिस्तान की आर्मी से नफरत करते हैं, उन्हीं के सोचने की बात है।